रिसेंटली इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है और इसको क्लेम किया है हाउदी रिबल्स ने, एक यमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब सवाल तीन खड़े होते हैं, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, ये हाउदीज कौन है, और आखिर इसराइल पर अटैक किया क्यों गया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं तीन सवालों का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो अटैक हुआ है इसने काफी कुछ मल्टीपल डायमेंशनल क्वेश्चंस को खड़ा कर दिया है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पहुंची है, इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया का क्या डायमेंशन है, इंडिया को इस चीज से क्या लर्न करने की जरूरत है। अगर हम देखें ये न्यूज में जो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है हमें। आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को एक हमस बेस्ड, एक ईरान बैक्ड हमस ग्रुप ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, जिसमें काफी इजरायलीज की जान गई। और लगातार पिछले 11 महीने में रिटेलिएशन के तौर पर इसराइल ने कंटिन्यूस गाजा स्ट्रिप पर अटैक किए हैं, जिसमें लगभग 41,000 पैलेस्टीनियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसी के रिटेलिएशन में एक यमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह लो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कह लो, हाउदीज को, उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से सदर्न इसराइल पर अटैक किया है। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ये हाउदीज हैं कौन। हाउदीज की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है 2004 में। ये एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको आप, जिसकी शुरुआत कब हुई है 2004 के अंदर। इनको जो नाम है, जो एक्चुअली आप इनको ऑफिशियली जिस नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं अंसार अल्लाह या फिर पार्टीशन ऑफ गॉड्स। अब ये शियाइट्स हैं, मतलब इस्लाम के अंदर दो मेन सेक्शंस हैं, वन इज शिया, सेकंड इज सुन्नी। 80% ऑफ द ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन इज सुन्नी एंड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन इज शिया। शिया डोमिनेटेड रीजन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ईरान है, और जो हम शिया लीडर भी मानते हैं तो हम ईरान को मानते हैं। इराक के अंदर भी आपको शिया पॉपुलेशन डोमिनेट करती हुई दिख जाती है। और ये जो हाउदीज हैं, ये शिया के अंदर ही एक माइनॉरिटी ग्रुप है। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट होती हैं, उसमें पर्टिकुलर जातियां होती हैं, वैसी शियाज के अंदर एक और सब कैटेगराइजेशन है जिसे हम बोलते हैं जायदी कम्युनिटी। और उन्हीं जायदी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये हाउदीज। यमन की लगभग 1/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये हाउदीज या फिर ये जायदीज। और उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट और रिलीजियस मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था ये हाउदी मूवमेंट, या जिन्हें हम हाउदी रिबेलियन बोलते हैं, या फिर आपको पता है जो इनका ऑफिशियल नेम मैंने अभी आपको बताया, जिसे हम बोल रहे हैं अंसार अल्लाह। अब हाउदीज हमेशा से एडवोकेट करते हुए आए हैं किसकी राइट्स को? जायदीज की राइट्स को। स्पेशली कहां? इन नदन यमन। यमन कहां है? यमन इज इन मिडिल ईस्ट, एज यू ऑलरेडी नो। तो यमन का जो नदन रीजन है, नदन यमन वाला रीजन है, वहां ये ऑटोनॉमी चाहते हैं। अपनी ट्राइबल पर्सपेक्टिव को, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए वहां थोड़ी सी ऑटोनॉमी ये क्लेम कर रहे हैं। और उसी की सारी लड़ाई है, जो इनकी इंटरनल स्ट्रगल है यमन के अंदर, वो यमन की जो सुन्नी बैक्ड गवर्नमेंट है। यमन के अंदर जो बाकी 2/3 पॉपुलेशन है, दैट इज ऑफ सुन्नीस, 2/3 पॉपुलेशन इज ऑफ सुन्नीस। तो वहां जो गवर्नमेंट डोमिनेट करती है वो भी सुन्नी बैक्ड है, इवेंचुअली सऊदी अरेबिया बैक्ड है। और उसी के अगेंस्ट ये सारी लड़ाई हुई थी। 2014 में ये मेन हाईलाइट में आती हुई दिखती है हमें। 2014 में जब हम बात करते हैं, तो 2014 में आपको हाउदीज जो है वो पिक्चर में आते हुए दिखते हैं। कब आते हुए दिखते हैं? जब इन्होंने यमन की कैपिटल सना को कैप्चर कर लिया था और 2016 तक इन्होंने काफी बड़ा रीजन नॉर्दर्न यमन का अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो हाउदीज का जो बैकग्राउंड है वो इनिशियली आपको एंटी इजरायली, एंटी यूएस पर्सपेक्टिव पे जाता हुआ नहीं दिखता है। इट वाज अ इंटरनल स्ट्रगल अगेंस्ट अ सुन्नी बैक्ड गवर्नमेंट इन यमन, जिसमें जायदी कम्युनिटी, जायदी शियाइट्स अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं और एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया जिसे हम बोलते हैं हाउदीज। लेकिन आज कैसे ये मूवमेंट एक एंटी इजराइल, एक एंटी यूएस पर्सपेक्टिव में पहुंच चुका है और किस तरीके से एक इंटरनल मैटर इंटरनेशनलाइज हो चुका है, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और उसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को लेके। अब ये जो मूवमेंट है, इसमें इनिशियली जब हमने डिस्कस किया, इट वाज अ इंटरनल मूवमेंट। लेकिन अब इस इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर ये इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? देखो, अगेन मैंने अभी आपसे बोला कि 7 अक्टूबर को हमस पर अटैक हुआ था, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इकट्ठा हो गया फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। एक एंटी सेमेटिक, एक एंटी वेस्ट, एक एंटी यूएस, एक एंटी यूरोप पर्सपेक्टिव, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा, या फिर एक फीलिंग
आपको राइज होती हुई दिखती है अराउंड द वर्ल्ड, आपको मल्टीपल प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट बनते हुए दिखते हैं। उसी प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक और ग्रुप आता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाउदीज। अब इस केस में जब हम बोल रहे हैं कि हाउदीज का जो मैटर है वो इंटरनल है, लेकिन अगर हाउदीज को बैकअप नहीं मिलेगा फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, स्पेशली फ्रॉम द शिया ईरान, तो शायद वो अपना जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे कभी अचीव ना कर पाए। तो ऑब्वियसली इट हैज टू गो विद द अप्रोच ऑफ ईरान। और एक जनरल पर्सपेक्टिव में हम एक बात देखते हैं कि जिसमें हम बोलते हैं कि इजराइल के अगेंस्ट वॉर के लिए एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? जो किसी भी तरीके से पैलेस्टीन को दबने नहीं देगा। इसके अंदर हिजबुल्लाह आता है, इसके अंदर हमस आता है, इसके अंदर हाउदीज आते हैं, और इवेंचुअली जितने भी ईरान बैक्ड मिलिशियाज हैं वो भी आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर ही मान के चलते हैं। तो हाउदीज कहीं ना कहीं उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं अपने आप को, जिससे उन्हें एक लार्जर बैकिंग मिल सके। लेकिन अब इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। जब आप अपने मैटर को इंटरनेशनलाइज करते हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ नेगेटिव रिपरकशंस भी या नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एंटी सेमाइट, जिसे हम एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं या फिर एंटी इजराइल मान लो आप उसे, एंटी यूएस या एंटी वेस्ट पर्सपेक्टिव पे हाउदीज फंक्शन कर रहे हैं। कंटिन्यूसली लास्ट ईयर से इन्होंने ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम वर फेलियर। लेकिन सडनली अब एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करके इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया है। कि सबसे पहली चीज, एक्सेसिबिलिटी आई कहां से इनके पास? ऑफकोर्स ईरान द्वारा बैक्ड है। पैसा भी कहां से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। ईरान के चक्कर में एक लार्जर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएट होने में इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुकी हैं। अब क्यों बढ़ चुकी हैं कॉम्प्लेक्सिटीज? अगर वापस से हाउदीज को रीडेजिग्नेट कर दिया जाता है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं जितना भी रीजन यमन में, नदन यमन में इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं आपको हर्ट होते हुए देख सकते हो, अपन इंटरेस्ट को। और ऐसा बिल्कुल भी हाउदीज या अंसार अल्लाह नहीं चाहता है। दूसरी चीज, हमें यह मेक श्योर करना है कि हमारे जो डीलिंग चल रही है ऑलरेडी हाउदीज की नदन यमन को लेके, ऑटोनॉमी को लेके, सुन्नी बैक्ड गवर्नमेंट जो है यमन में, उसके अगेंस्ट जो है ऑलरेडी हमारी कन्वर्सेशंस ऑन है, जिसमें जो सुन्नी गवर्नमेंट है यमन की, उसको बैक कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के साथ हाउदीज की ऑलरेडी डीलिंग्स चल रही हैं। हाउदीज बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा कि इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने की वजह से वो किसी भी तरीके से अपनी उन कन्वर्सेशंस को या उन जो प्रोसेसिंग हुई है अब तक जितने भी डील्स की, वो किसी भी तरीके से खराब हो। इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी तो है प्रोसीजर के अंदर, लेकिन अलग खड़े रहना भी उनके फायदे में नहीं है। मोर ओवर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट बन के रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, तो दे विल गेट द बैकिंग ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल। अगर आइसोलेशन में फंक्शन करेंगे तो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाए। इसलिए ये एक मेजर रीजन है कि इतना रिस्क होने के बावजूद भी वो एक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट पार्ट बन चुके हैं। ड्रोन अटैक्स में तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले एक साल से आप कंटिन्यूसली नोट कर रहे होंगे कि जितना भी इंडियन ओशन एक रूट है, जिसे हम बोलते हैं जनरल पर्सपेक्टिव में, जो बबल मंदेब स्ट्रेट से आपको, जितना भी हम चोक पॉइंट बोलते हैं इंडियन ओशन का एक, उसे जब बबल मंदेब स्ट्रेट जो बेसिकली रेड सी को कनेक्ट करता है विद दी मेन सेंटर ऑफ द अरेबियन सी, उसको वहां आपने मल्टीपल हाईजैकिंग्स देखी हैं, कार्गो शिप्स पे मल्टीपल अटैक्स देखे हैं। तो इस तरीके से हाउदीज हैज बीन इन न्यूज फॉर द पास्ट 1 ईयर। लेकिन अब जो हुआ वो अब तक जो हुआ था उससे काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे डिस्कस करना भी बनता है। क्योंकि अगर हाउदीज के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स आ चुकी हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। इट इज नॉट गुड फॉर द, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के पास आप किसी भी तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी जाते हुए दिखते हो, तो सर्टेनली आप वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबलाइजेशन की उम्मीद कम रखोगे। फिर आपको दिखेगा कि भाई आगे जो केओस होने वाला है वो काफी हद तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, हाउदीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आई गेस इट इज क्लियर इनफ। अब नेक्स्ट चीज है ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। देखो, सबसे पहले टर्म समझने की जरूरत है सोनिक। सोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ द साउंड, दैट इज 1 मैक। एक मैक को हम बोलते हैं, दिस इज वन मैक इज बेसिकली 1 मैक। 1 मैक इज द स्पीड ऑफ द साउंड। अब कोई भी चीज जब 1 मैक से नीचे ट्रेवल करती है, नीचे की स्पीड पे ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल 0.9 मैक पे अगर कोई ट्रेवल करेगी तो उसे हम बोलेंगे सबसोनिक। कोई 1 मैक पे ट्रेवल करेगी उसे हम बोलेंगे सोनिक। कोई 1 मैक से ऊपर ट्रेवल करेगी तो उसे हम बोलेंगे सुपरसोनिक। अब ये हाइपरसोनिक क्या है? हाइपरसोनिक है अगर कोई भी मिसाइल
ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 5 मैक और मोर देन इट, 5 मैक या 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड या उससे भी ज्यादा अगर स्पीड पे कोई मिसाइल ट्रेवल कर रही है, उस वेलोसिटी पे अगर ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले सुन के ही पता चल चुका है कि द मोस्ट पोर्टेबल आइडिया ऑफ दिस, द मोस्ट पोटेंट आइडिया विद द हाइपरसोनिक मिसाइल इज द स्पीड, कि इतना ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा रैपिडली अटैक करती है कि आपके पास रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑब्वियस एडवांटेज एडेड टू दिस मिसाइल, जो हमें देखने को मिल रहा है कि 2040 किलोमीटर, 2040 किलोमीटर आपने मात्र 12 मिनट में ट्रैवल कर लिया, तो ऑफ कोर्स आपके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके पास जो रिएक्शनरी टाइम रहा होगा वो काफी कम रहा होगा। अब जनरल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, जो मिसाइल है ये दो टाइप की है। एक को हम बोल रहे हैं हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, जो दो टाइप के हैं, वन इज हाइपरसोनिक गाइडेड ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की हम बात करते हैं, इन्हें जनरली क्या है, रॉकेट से लॉन्च किया जाता है टुवर्ड्स द टारगेट और इन्हें ग्लाइड कर दिया जाता है टुवर्ड्स द टारगेट। रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और टारगेट की तरफ ग्लाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो सेकंड पर्सपेक्टिव है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ये बेसिकली स्क्रैमजेट इंजन्स पे फंक्शन करती हैं। स्क्रैमजेट जिसे हमें यहां रैमजेट भी बोला जाता है। अब ये क्या करती हैं, ये मिसाइल्स जो हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करती हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज करती हैं और अपने टारगेट तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करती हैं। मतलब आप बोलते हैं ना सेल्फ सस्टेनिंग मिसाइल्स। जहां स्क्रैमजेट इंजन आप पढ़ोगे तो बेसिकली दैट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग इंजन। वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, जो गैसेज हैं, उनको यूटिलाइज करके अपने कंबशन को रन करता है और इजीली अपनी स्पीड बढ़ा के अपने टारगेट तक इजीली पहुंच पाता है। तो मैंने आपसे बोला ये हाइपरसोनिक सिस्टम जो है दो टाइप के हैं, वन इज ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरा इज क्रूज मिसाइल्स। ग्लाइड व्हीकल्स को आपको ग्लाइड करना पड़ेगा फ्रॉम द रॉकेट, और जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये स्क्रैमजेट इंजन्स या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करके अपना कंबशन ऑन रखती हैं और अपने टारगेट तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करती हैं। दिस इज समहाउ अ हाइपरसोनिक मिसाइल लुक्स। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फिगर है, जिससे आप थोड़ी सी क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीजें दिखती हैं। नेक्स्ट, अब ये एक आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया गया है, हाइपरसोनिक वेपन्स किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ग्लाइड वेपन्स आपको फंक्शन करते हुए दिखेंगे। इसको शायद डायग्रामेटिकली आप बहुत इजी अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन अभी हम जब हाइपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की स्पेसिफिसिटी में बात करेंगे, स्पेसिफिक एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो शायद आप बेटर तरीके से इस चीज को समझ पाओगे। अब एडवांटेजेस क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की? देखो, एडवांटेजेस की अगर बात की जाए, सबसे पहला तो जो टर्म ही है हमारे पास, दैट इज हाइपरसोनिक, दैट इज इटसेल्फ एन एडवांटेज। तो सबसे पहले हमारी एडवांटेज क्या है? दैट इज हाई स्पीड। हाई स्पीड मोर देन 5 मैक, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर कोई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कन्वेंशनल मिसाइल से तो बहुत जल्दी टारगेट पे पहुंचेगा, और जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो शायद उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो एक्यूरेसी है, जो आपका प्रिसीजन है, जो आपका सक्सेस रेट है, हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। सेकंड इज मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवर मतलब करना, गाइड करना। जो कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं हमारी, तो फॉर एग्जांपल ए टू बी मेरे को कोई टारगेट करना है, तो मैंने कन्वेंशनल मिसाइल छोड़ी ए से बी तक। अब बेसिकली क्या है, ये अपने टारगेट पे जाके हिट करेगी। अगर कोई मैन्यूवरेबल मिसाइल है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार टारगेट सडनली बी नहीं है, सडनली क्या हो चुका है, सी हो चुका है, तो आई कैन मैन्यूवर दैट मिसाइल टुवर्ड्स द टारगेट सी। तो मतलब अगर टारगेट चेंज हो रहा है तो मैं अपने मिसाइल का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं। सेकेंड एडवांटेज इनके साथ है मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब आप मिड एयर इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, मिड एयर आप इनको मैन्यूवर कर सकते हो। ये दो मेन एडवांटेजेस हैं इनकी। अब इन दो मेन एडवांटेजेस की वजह से आपको बाकी एडवांटेजेस पिक्चर में आती हुई दिखती हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे भी। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। जब आपको पता है कि आप मैन्यूवरेबल भी हो, फॉर एग्जांपल आपका हाई स्पीड का कॉम्बिनेशन और मैन्यूवरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली जो आपकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, किसी भी जगह, किसी भी एरिया को पेनिट्रेट करने की, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की, वो काफी हद तक, काफी टाइम्स बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स आपका सक्सेस रेट भी क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सेकंड, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है आपको, क्योंकि एक तो सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी पहुंच रही है जगह पे, और दूसरा आप जब मैन्यूवर कर सकते हो तो प्रिसाइसली जिस जगह आप चाहोगे उस जगह आप अटैक कर पाओगे। तो आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है कॉज ऑफ द प्रिसीजन इट प्रोवाइड्स एंड कॉज ऑफ द स्पीड, कॉज ऑफ द सरप्राइज एलिमेंट इट क्रिएट्स फॉर द बेसिकली द अपोनेंट। तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरी एडवांटेज देखने को मिल रही है फ्रॉम द ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड इज रिड्यूस बर्निंग पॉइंट, विच इज इन एसोसिएशन विद द ऑलरेडी सेड एडवांटेजेस, कि आप जब इतनी जल्दी, इतने प्रिसीजन के साथ, इतने फास्टर पर्सपेक्टिव में, इतने रैपिडली
एक्ट करते हुए कोई मिसाइल इतनी जल्दी लॉन्च होकर वहां पहुंचती है, तो जो वार्निंग टाइम है अपोनेंट के पास, जो वार्निंग पीरियड है जिसमें वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है, जिसमें अपना उसका एयर डिफेंस सिस्टम फंक्शन कर पाएगा, वो काफी हद तक क्या होता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा। इसलिए ये पांचों एडवांटेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला आपसे हाई स्पीड, सेकंड इज मैन्यूवरेबिलिटी, थर्ड इज पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है, कॉज डिफेंस को इजीली ओवरकम कर सकती है, फोर्थ इज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जो सरप्राइज और प्रिसीजन वाला एलिमेंट है इसके अंदर, एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस्ड वार्निंग टाइम, जो अपोनेंट है उसके पास वार्निंग टाइम जो है वो काफी कम बचता है, तो जो एस्पेक्ट है पेनिट्रेशन का, जो सक्सेस रेट है वो काफी हद तक आपको ज्यादा दिखेगा हाइपरसोनिक मिसाइल का। आगे देखते हैं क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है मिड एयर में। जस्ट अ सेक, क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मिड एयर में आप डिटेक्ट कर पाओगे? सी, पहली चीज स्पीड बहुत ज्यादा, दूसरी चीज लोअर लेवल पड़ रही है, तीसरी चीज मैन्यूवर करी जा सकती है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास कन्वेंशनल रडार सिस्टम है ना, वो तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जब तक वो बिल्कुल ही टारगेट के पास ना पहुंच जाए, और इतना टाइम उनके पास नहीं बचता है कि उसके अगेंस्ट वो एक्ट कर जाए। तो हम जब जनरली पूछा जाता है हमसे कि क्या इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, हाँ जी डिटेक्ट किया जाता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और इनके अगेंस्ट डिफेंड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड बेस्ड रडार्स जो हैं या फिर जो टेरेस्ट्रियल रडार्स हैं, जो जमीन पर टिके हुए रडार्स, उनका पर्सपेक्टिव देखा जाएगा तो वो तब नोट करते हैं, तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब काफी देरी हो चुकी है। और जब ये जो डिलेड डिटेक्शन है, ये इनकी पोटेंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है, ये जो इनका प्रिसीशन है, ये जो इनका सक्सेस रेट है, ये और ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखता है, राइट। अब ये जो अटैक हुआ है, ये हुआ है इजराइल पे, तो इजराइल के ऊपर ये तो आपको डेफिनेटली पता चल चुका है कि इजराइल पे क्यों अटैक हुआ है। पिछले एक साल से जो कंटिन्यूस वॉर चल रही है, और एक साल से क्या पिछले 75 सालों से, 70-78 सालों से जो कंटिन्यूसली इजराइल पैलेस्टीन कॉज चल रहा है, इट इज अ न्यू एडेड चैप्टर इन इट। ऐसा नहीं इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई कंट्री इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई होने की वजह से मिडिल ईस्ट में आपको केओस देखने को मिल रहा है। इट हैज बीन अ कंटिन्यूस पर्सपेक्टिव जो हमें पिछले 70-75 सालों से परसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हुआ है, क्या इजराइल इतना कैपेबल था, या क्या इजराइल इतना कैपेबल है कि इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को वो कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, एक अटैक किया गया फ्रॉम एयर टू ग्राउंड, तो ऑफ कोर्स आपको जो इसको डिफेंड करने के लिए जो यूज किया जाएगा दैट इज एयर डिफेंस सिस्टम। जमीन पे एक एयर डिफेंस सिस्टम स्टेबलाइज्ड रहेगा कि जैसे ही कोई एरियल थ्रेट आए तो आप क्या करो, पहले उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे कंट्रोल करो, और इवेंचुअली उसे नलीफाई करो, डिस्कार्ड करो। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी पर्टिकुलर लैंड एरिया को या पर्टिकुलर किसी भी सर्टेन एरिया को, डिमार्केटेड एरिया को किसी भी एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम हो, काबिल हो। तो हम बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल इज नोन फॉर इट्स एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला इज आयरन डोम, राइट। अब ये जो आयरन डोम है और दूसरा है हमारे पास सी डोम। तो ये आयरन डोम और सी डोम के बारे में हम डिस्कस करना है कि आयरन डोम और सी डोम है क्या। आयरन डोम इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम जो आज की डेट में दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी रिसेंटली यूएस बैक हमने रशिया से मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंपोर्ट किया है, ट्रायम्फ S-400। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि किस तरीके से स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स से हमें जो कश्मीर वाला रीजन है, जो नदर्न रीजन है, उसमें थ्रेट देखने को मिल सकता है। इसलिए S-400 वहां स्टेशन करना हमारी वांट नहीं थी, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमने गोइंग अगेंस्ट द सैंक्शंस ऑफ यूएस हमने S-400 खरीदा। सिमिलरली इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज आयरन डोम। और ये आयरन डोम क्या है इसके बारे में हम कोशिश करते हैं जानने की। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज, आयरन डोम इज जस्ट अ सेकंड, आयरन डोम की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, एयर डिफेंस सिस्टम है किसका, इजराइल का। इसमें ना तीन मेन सिस्टम है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर तीन मेन सिस्टम देखने को मिल जाते हैं आपको। इसको हम इससे बेटर समझेंगे इस डायग्राम से, इस पिक्चराइजेशन से सॉरी। सबसे पहला है हमारे पास रडार सिस्टम। रडार सिस्टम का काम क्या है कि जैसे ही किसी अपोनेंट ने मिसाइल लॉन्च की, एक कोई इनकमिंग प्रोजेक्टाइल देखने को मिल रहा है, किसी अपोनेंट ने मिसाइल लॉन्च की है, तो ये रडार सिस्टम क्या करेगा, ये रडार सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि यार कोई इनकमिंग थ्रेट मेरी तरफ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मतलब अगर कोई थ्रेट मुझे देखने को मिलेगा तो आई विल एक्टिवेट द सिस्टम,
और हम अपने डिफेंस मोड में चले जाएंगे। रडार ने डिटेक्ट किया। सेकंड इज कंट्रोल सेंटर, वेपन कंट्रोल सेंटर। अब ये वेपन कंट्रोल सेंटर का काम क्या है यार? देखो, हो सकता है किसी ने कोई मिसाइल लॉन्च की हो लेकिन मेरे लिए वो थ्रेट ना हो। थ्रेट इन द सेंस, हो सकता है वो किसी ऐसे एरिया पे जाके गिर रही हो जहां कोई रहता ही ना हो, अनमैन्ड एरिया हो। अगर वो गिर भी जाए वहां जाके तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कहीं वो ऐसे एरिया पे आके तो नहीं गिरेगी जो पॉपुलेटेड है। तो ये कंट्रोल सेंटर क्या एनालाइज करेगा कि यार ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है ये किस जगह आके फाइनली टारगेट करने वाला है। क्या ये ऐसी चीज को टारगेट करेगा जहां मेरी पॉपुलेशन रहती है, या ये किसी ऐसी जगह जाके गिरेगा जहां मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इवेंचुअली अगर मेरे को ऐसा लगता है कि किसी पॉपुलेटेड एरिया को टारगेट करने वाला है, तो इवेंचुअली मेरा थर्ड सिस्टम क्या आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मिसाइल फायरिंग सिस्टम। ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करेगा और जो इनकमिंग मिसाइल है, जो इनकमिंग टारगेट, जो इनकमिंग एरियल थ्रेट है, उसको हम नलीफाई कर देंगे। अब देखो, सबसे मेन गेम क्या है इसके अंदर? मेन गेम है सेंटर वाला कंट्रोल सेंटर। आपको हर किसी को टारगेट नहीं करना है, आप केवल उसको टारगेट करोगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इससे फायदा क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे फायदा अगर देखे जाए, ये इजराइल का आयरन डोम है जो मैंने आपको बताया, एनिमी रॉकेट ने लॉन्च किया। ये आयरन डोम की शील्ड है, ये आयरन डोम पूरे इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम ने बेसिकली एस्टिमेट लगाया कि कहां कहां इंपैक्ट पॉइंट हो सकते हैं। इवेंचुअली आपने इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करी और उसको थ्रेट को नलीफाई कर दिया। अब इजराइल डिफेंस सिस्टम के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले मैंने अभी आपसे बोला सेलेक्टिव एंगेजमेंट। जैसे मैं एनालाइज कर पा रहा हूं कि यार जो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है इसका टारगेट क्या होने वाला है, तो मैं जरूरी नहीं है हर किसी ट्रेजेक्टरी को, हर किसी इनकमिंग मिसाइल को टारगेट करना शुरू कर दूं। उसमें मेरा पैसा भी जाएगा, मेरा समय भी जाएगा, मेरा बेसिकली जो प्रिसीशन रेट है वो भी कम होता हुआ दिखेगा। तो केवल आप किनको टारगेट करते हो? वो उनको टारगेट करते हो जो आपके लिए एक्चुअल में थ्रेट हैं, जो आपके पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं, जो आपके किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अटैक करने वाले हैं या किसी भी तरीके से जान और माल का नुकसान कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हो, आप रियल टाइम में बचा पाते हो किस चीज को? केवल उन्हीं को अटैक करते हो जो रिस्क पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक तो इंटरसेप्टर्स को कंजर्व कर पा रहे हो, दूसरे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी कम कर पा रहे हो, रिड्यूस कर पा रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो इंप्रूव होता हुआ दिखता है। दूसरा सक्सेस रेट। ऑफ कोर्स सक्सेस रेट आपके पास ज्यादा होगा ही, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कंट्रोल सेंटर रख रखा है और माना जाता है कि लगभग 90% सक्सेस रेट है। 90% प्रोजेक्टाइल जो थ्रेट पोज करते हैं उनको इजीली आयरन डोम जो है वो टारगेट कर पाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 मिसाइल छोड़ी गई हैं जो थ्रेट पोज कर रही हैं इजराइल को, उसमें से 9 को आयरन डोम डिस्कार्ड कर देगा और केवल एक मिसाइल ही वहां जाके नुकसान पहुंचा पाएगी। दैट्स अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट। 90% सक्सेस रेट होना इज लीथल फॉर एनी डिफेंस पर्सपेक्टिव। सामने वाले के लिए आप 10 मिसाइल्स लॉन्च करो जिसमें पैसा भी लगा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगा है, आपने अपने जहां से आपका अटैक आ रहा है आपने उसको भी हाईलाइट कर दिया है, और इवेंचुअली उन 10 में से केवल एक ही अटैक कर पा रही है, तो आपको लिए काफी बड़ा एक शॉक एज वेल एज सरप्राइज भी है। तो सर्टेनली आपका जो सक्सेस रेट देखने को मिल रहा है वो इजराइल डिफेंस सिस्टम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन डोम से जो हमें देखने को मिलता है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, रैपिड डिप्लॉयमेंट, वन ऑफ द अनदर मेन फीचर, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली शिफ्ट की जा सकती है। उससे फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल आज के डेट मुझे पता चल रहा है कि यार सदर्न इजराइल में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है या फिर थ्रेट मुझे उस जगह ज्यादा है, लेकिन मेरा आयरन डोम जो स्टेशन है वो कहीं और है। तो इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, उस आयरन डोम को उठा के उस जगह लाके रख सकता हूं जिस जगह मुझे ज्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है या फिर जहां मुझे आयरन शील्ड क्रिएट करने की जरूरत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पोर्टेबिलिटी है, जो मूवेबिलिटी है इस आयरन डोम की, वो इसको और ज्यादा सक्सेसफुल और बेसिकली प्रिसाइज बनाती है और इंपॉर्टेंट बनाती है और सक्सेसफुल बनाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल थ्रेट डिफेंस। मतलब केवल ऐसा नहीं है मिसाइल से बचाएगी आपको, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी बचाएगी, आपको रॉकेट से भी बचाएगी, आपको एयरक्राफ्ट से भी बचाएगी। तो बेसिकली जितने भी टाइप के आप एरियल थ्रेट सोच सकते हो उससे आपको आयरन डोम प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बात करी थी सेकंड टाइप ऑफ इजराइल्स डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें हम सी डोम था। सी डोम बहुत आसान है, सी डोम आयरन डोम ही है बट एक नेवल पर्सपेक्टिव में। तो मैं ये बोल सकता हूं आयरन डोम का एक नेवल वर्जन जो है उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने सी डोम बोल दिया है। इसको 2014 के अंदर अनवील किया गया था, लेकिन इसे ऑपरेशनल किया गया नवंबर 2022 में। अब इसमें जो माइनर सा डिफरेंस हमारा ये है, एक तो ये है कि यार ये टेरिटरी या ग्राउंड पे इसको स्टेशन नहीं किया जाता, इसको माउंट नहीं किया जाता, इसे माउंट किया जाता है शिप्स के ऊपर, राइट। पहला डिफरेंस ये कि आयरन डोम फंक्शन कर रहा है लैंड काउंटर पार्ट्स के लिए,
और ये काम कर रहा है नेवल काउंटर पार्ट्स के लिए, या नेवल या किसी शिप को या किसी नेवल थ्रेट को काउंटर करने के लिए, एरियल नेवल थ्रेट को काउंटर करने के लिए आप सी डोम यूज करोगे। 2014 में लाया गया, ऑपरेशन हुआ 2022 में। ओनली डिफरेंसेस, रडार सिस्टम एक आइसोलेटेड है, खुद का रडार सिस्टम होता है आयरन डोम के पास। मतलब आपने देखा एक सबसे जो हम कंपोनेंट देख रहे थे उसमें एक रडार सिस्टम भी था, तो आयरन डोम का खुद का एक रडार सिस्टम है। लेकिन सी डोम की जब हम बात करते हैं तो सी डोम में खुद का रडार सिस्टम ना हो कि शिप के रडार सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड रहता है। मतलब आपको एक ऑटोनॉमस रडार सिस्टम देखने को नहीं मिलता सी डोम के अंदर, वो उसी रडार सिस्टम को यूज करता है जो शिप के अंदर यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सी डोम में आपको ऑपरेशनल कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखती है, मतलब काम उतना ही लेकिन कॉस्ट कम। नेवल पर्सपेक्टिव पे फंक्शन कर रहा है, आयरन डोम लैंड पर्सपेक्टिव पे फंक्शन कर रहा है, बाकी और एक रडार सिस्टम वाला डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही आपको फंक्शन होती हुई दिख जाती हैं इसके भी अंदर, राइट। तो दिस इज दी सी डोम, जो बेसिकली आपको नेवल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह देखने को मिल रहा है, जो हम बोल सकते हैं मैरीटाइम वर्जन ऑफ द कॉम्बैट प्रूवन आयरन डोम। तो एक मैरीटाइम या फिर नेवल वर्जन है आयरन डोम का, जो हम इजराइल द्वारा यूज करते हुए देखते हैं इसको। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने 3 सवाल पूछे थे स्टार्टिंग में कि व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ऑफ कोर्स वी डिस्कस दैट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, हु आर हाउदीज, जिन्होंने इजराइल पर अटैक किया, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यमन बेस्ड पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक शियाइट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द लास्ट वन, इजराइल ने किस तरीके से बचाया अपने आप को, हाउ इज इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम फंक्शनिंग, और क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, कितने टाइप के हैं, आयरन डोम एंड सी डोम। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।